हेलो एवरीवन, जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो साथियों, जैसा कि आप जानते हो कि हम MPPSC 2025-26 मेंस पेपर 6 को लेकर लगातार क्लास आपके सामने लेकर आ रहे हैं। यह हमारी निबंध की श्रृंखला कंटिन्यूटी आगे चल रही साथी। इसी क्रम में आज के हमारा 8वां 7वां निबंध और 8वां लेक्चर होगा साथियों। इससे पहले कि 8 क्लासों में हम सबसे पहले निबंध की रूपरेखा से लेकर आगामी छः निबंधों को हम कंप्लीट कर चुके हैं साथियों, ठीक है। और इसी श्रृंखला में जो हमारा आज का 8वां लेक्चर है, ठीक है। जैसे कि साथियों, जो हमारा निबंध का पहले लेक्चर था जिसमें हमने निबंध की बेसिक रूपरेखा या उसकी कसौटियों को समझा है, ठीक है। इसमें जैसे कि हम एक बेहतर निबंध किस तरीके से लिख सकते हैं उसकी सभी कसौटियों के बारे में इसमें बताया गया है, ठीक है साथियों। और इसके बाद ये आज का हमारा निबंध जो हमारा 7वां ऐसे होगा, ठीक है साथियों। चलिए आज का हम अपना ऐसे स्टार्ट करते हैं, ठीक है साथियों। जैसा कि आप जानते हैं हम पर डे एक क्लास लेकर आ रहे हैं, उसी श्रृंखला में जो आज का हमारा 8वां और 7वां निबंध है, ठीक है। चलिए आज का जो हमारा निबंध है वह इस टॉपिक का नाम क्या है? मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास, ठीक है साथियों। चलिए तो फिर हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ठीक है साथियों। जैसा कि आप जानते हो हम अपने निबंध की शुरुआत रूपरेखा के साथ उसके साथ करते हैं, स्लोगन के साथ। तो नर्मदा की कलकल में गुंजित जिसकी अमर कहानी है, नर्मदा की कलकल में गुंजित जिसकी अमर कहानी है, यह प्रदेश की माटी है जो इतिहास की अमर निशानी है, ठीक है ना साथियों। यह प्रदेश की माटी है जो इतिहास की अमर निशानी है, ठीक है। इस तरीके से हमारा स्लोगन था। इसके बाद हमारा पहला पैरा कल्पना कीजिए एक ऐसे पथिक की जो विंध्याचल के घने जंगलों को पार करता हुआ नर्मदा के तट पर विश्राम कर रहा है, ठीक है ना साथियों। हमें ऐसे पथिक की कल्पना करना है जो विंध्याचल के जंगलों को पार कर नर्मदा के तट पर विश्राम कर रहा है। ठंडी हवा के झोंकों के साथ उसे पत्थरों पर उकेरी गई कुछ आकृतियां दिखाई देती हैं, ठीक है ना साथियों। जब वह विंध्याचल से नर्मदा तट पर आता है तो उसे ठंडे हवा के झोंकों के साथ साथ क्या मिलता है? पत्थर पर उकेरी गई आकृतियां भी, ठीक है। तो कहीं दूर हवाओं में तानसेन का स्वर और दुर्गावती की तलवारों की खनक सुनाई देती है। यह कोई स्वप्न नहीं, इस पावन धरा का प्रत्यक्ष एहसास है, ठीक है ना साथियों। यह जो अनुभव हो रहा है उसे, यह जो सुनाई दे रहा है, यह कोई स्वप्न नहीं है साथियों। यह मध्य प्रदेश की पावन धरा का क्या है? प्रत्यक्ष एहसास है। चलिए इसके बाद दोनों पैराग्राफ एक साथ ले लेते हैं, नहीं आएगा, ठीक है, एक एक ही ले लेते हैं, ठीक है साथियों। इसके बाद जिसका इतिहास मानव सभ्यता से लेकर आज तक अनवरत बह रहा है, ठीक है ना साथियों। मध्य प्रदेश केवल भौगोलिक सीमाओं से नहीं बल्कि अपनी सांस्कृतिक, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक कड़ियों से भारत को एक सूत्र में पिरोता है, ठीक है ना साथियों। हम मध्य प्रदेश को एक सीमा अकेले से बांध कर नहीं रखते हैं, हम अपनी सांस्कृतिक, पुरातात्विक एवं ऐतिहासिक कड़ियों से भी मध्य प्रदेश को पिरोकर रखते हैं। हम वैसे ही भारत का दिल नहीं कहलाते हैं साथियों, ठीक है।
इसके बाद आगे चलते हैं। इसकी जड़ें इसी गौरवशाली अतीत में समाहित मिलती हैं, परंतु आज हमारे सामने सबसे बड़ा यथार्थवादी प्रश्न यह है कि क्या हम इस अतुलनीय और अगाध ऐतिहासिक विरासत के वास्तविक स्वरूप से पूरी तरह परिचित हैं। ठीक है ना साथियों, हमारे सामने प्रश्न यह उठता है कि हमारी जो संस्कृति है या जो विरासत है साथियों, क्या हम उससे परिचित हैं या आधुनिकता की चकाचौंध में ओझल तो नहीं हो रही है। जो हमारी सांस्कृतिक विरासत वह आधुनिक चकाचौंध में ओझल तो नहीं हो रही है, भी सोचने वाली बात है। ठीक है ना साथियों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से हमारा पहला पैराग्राफ समाप्त होता है। अब हम दूसरा पैरा स्टार्ट करते हैं। ठीक है साथियों, इसके शुरुआत भीमबेटका के चित्रों ने आदिम संस्कृति को उकेरा है। जो भीमबेटका के चित्र हैं उनमें आदिम संस्कृति को उकेरा गया है। ठीक है, मानव सभ्यता का यह पहला और सबसे सुंदर सवेरा है। ठीक है ना साथियों, ऐतिहासिक आत्मा को खोजने का जो प्रश्न उठता है, ऐतिहासिक आत्मा को खोजने का जो प्रश्न उठता है, उसका उत्तर भीमबेटका की गुफा, हथनौरा, महादेव पिपरिया आदि से मिलता है। ठीक है साथियों, हथनौरा से मिला नर्मदा मानव का जीवाश्म यह सिद्ध करता है कि मध्य प्रदेश केवल भारत का ही नहीं, यहाँ पर नहीं आएगा साथियों ना, भारत का ही नहीं, एक सेकंड, भारत का ही नहीं बल्कि वैश्विक मानव सभ्यता का भारत का ही नहीं बल्कि मानव सभ्यता का आदि पालना रहा है। ठीक है साथियों, इसके बाद नेक्स्ट पैरा, जब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में मानव बोलना भी नहीं जानता था, तब भीमबेटका के पत्थरों पर हमारे पूर्वज अपने सामाजिक जीवन, नृत्य और शिकार को रंगों के माध्यम से अमर कर रहे थे। ठीक है ना साथियों, जब विश्व बोलना नहीं जानता था उस टाइमिंग में हम इतने आगे बढ़ चुके थे साथियों कि हमारे पूर्वज अपनी जो जीवन शैली थी उसको रंगों के माध्यम से अमर कर रहे थे। ठीक है,
वर्तमान में यूनेस्को ने हमारे 3 स्थलों को वैश्विक मान्यता दी है जो अंतर्राष्ट्रीय मोहर का प्रमाण है। ठीक है ना साथियों, वो 3 स्थल कौन कौन से हैं वो आपको बताना है। ठीक है, यह इस बात का प्रमाण है कि हमारी संस्कृति आयातित नहीं बल्कि अत्यंत मौलिक और स्वदेशी है। ठीक है साथियों, किंतु विचारणीय प्रश्न यह भी खड़ा होता है कि इतनी प्राचीन सभ्यता एवं संस्कृति होने के बाद भी वर्तमान युवा अपनी ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक जड़ों के प्रति पर्याप्त रूप से संवेदनशील है क्या। कहने का मतलब है कि साथियों, सोचने वाली बात यह है कि हमारी संस्कृति स्वयं की है, जिसका अपना स्वयं का मूल स्वरूप है साथियों, है ना। हमारी संस्कृति का जन्म हमारे यहाँ ही हुआ है, ठीक है, जिसका अपना मौलिक स्वरूप है। परंतु आज वर्तमान समय में हमारे सामने यह प्रश्न खड़ा होता है साथियों कि इतनी प्राचीन सभ्यता और संस्कृति होने के बाद भी हमारी जो युवा पीढ़ी है आज अपने कल्चर को भूलकर पश्चिमी संस्कृति की ओर भाग रहा है, जो हमारे मन में यह प्रश्न पैदा करती है कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो अपनी संस्कृति के प्रति संवेदनशील है या नहीं। ये सोचने वाली बात है। ठीक है, इसके बाद तीसरा पैरा, सांची के स्तूप सिखाते हैं जग को शांति और करुणा का पाठ। सांची के स्तूप सिखाते हैं जग को शांति और करुणा का पाठ। यहीं निखरा था मौर्यों का अद्भुत और अलौकिक ठाठ। ठीक है ना साथियों, यहीं पर निखरा था मौर्यों का अद्भुत और अलौकिक ठाठ। युवाओं की इसी संवेदनशीलता और जिज्ञासा का समाधान हमें प्राचीन काल के उस दौर से मिलता है। ठीक है ना साथियों, युवाओं के मन में जो संवेदनशीलता और जिज्ञासा है साथियों, उसका समाधान हमें प्राचीन काल से मिलता है। ठीक है, वह काल कौन सा, जब अशोक ने अवंती के राज्यपाल के रूप में अपने प्रशासनिक जीवन की शुरुआत की थी। ठीक है ना साथियों, तथा पत्नी देवी, या जिसी को कहीं कहीं श्री देवी भी बोला जाता है, के आग्रह पर बौद्ध धर्म के प्रचार की आधारशिला रखी। ठीक है साथियों, जब अशोक को अवंती का प्रांतपति या राज्यपाल नियुक्त किया गया तो अशोक का प्रशासनिक जीवन काल यहीं से शुरू हुआ साथियों। और साथ ही जब वो उज्जैन में रहने लगा राज्यपाल के तौर पर, तो उसे विदिशा की जो श्रेष्ठी थी उसकी पुत्री, विदिशा के श्रेष्ठी की पुत्री देवश्री, या जैसे श्री देवी भी या देवी भी बोला जाता था। ठीक है साथियों, उससे प्रेम हो गया और उन्होंने शादी कर ली। तो अंतिम में जो देवी थी या श्री देवी थी वह बौद्ध धर्म की अनुयायी थी, तो उनके आग्रह पर बौद्ध धर्म की प्रचार की आधारशिला इस मध्य प्रदेश में रखी गई। ठीक है साथियों, फिर आगे बढ़ते हैं।
सांची भरूच स्तूप आज भी चीख चीख कर कहते हैं। सांची भरूच के स्तूप आज भी चीख चीख कर कहते हैं कि वैश्विक शांति का मार्ग इसी धरती से होकर गुजरा था। ठीक है ना साथियों। आज जो हमारे प्रदेश में स्तूप के अवशेष हैं या साक्ष्य उपलब्ध हैं, वह शांति के मार्ग की उद्घोषणा आज भी करते हैं। ठीक है। तब सांची का बौद्ध विश्वविद्यालय और स्तूप वैश्विक नेताओं के लिए शांति का केंद्र बने हुए थे। ठीक है ना साथियों। उस दौर में जो सांची का बौद्ध विश्वविद्यालय और स्तूप थे, वो वैश्विक जो धर्मगुरु या वैश्विक जो शासक थे, लीडर वर्ग था, के लिए शांति का केंद्र बने थे। ठीक है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन जो सांची में हुआ था का होना इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। ठीक है ना साथियों, कि मध्य प्रदेश की जो धरा थी वो बौद्ध धर्म का केंद्र थी। ठीक है। क्योंकि आज भी हमारे मध्य प्रदेश के सांची में विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध विश्वविद्यालय बनाया गया है। ठीक है। वहाँ पर ये सम्मेलन होते रहते हैं। ठीक है ना साथियों। यह इतिहास हमें सिखाता है कि शक्ति का वास्तविक उद्देश्य विनाश नहीं, बल्कि धम्म और जनकल्याण की स्थापना है। मगर यहाँ यथार्थवादी प्रश्न यह उठता है कि क्या हमने अशोक एवं बुद्ध के शांति संदेश को केवल पर्यटन तक सीमित रख रहे हैं। यह भी सोचने वाली बात है साथियों, कि आज वर्तमान दौर में जो हमारा इतिहास इतना गौरवमय है, गौरवशाली है, जो ज्ञान का केंद्र बिंदु रहा विश्व में, आज उसको हमने केवल पर्यटन तक सीमित तो नहीं कर दिया। अशोक एवं बुद्ध के जो शांति संदेश थे, जो धम्म की नीति, ये जो कल्याणकारी संदेश थे, उसे हमने पर्यटन तक सीमित करके तो नहीं रख दिया। यह भी सोचने वाली बात है। ठीक है ना साथियों। इसके बाद चौथा पैरा, विक्रमादित्य के न्याय और कालिदास की अमर वाणी का यह धाम है। विक्रमादित्य के न्याय और कालिदास की अमर वाणी का यह धाम है। उज्जैनी के कड़कड़ में बसा कला और संस्कृति का पावन नाम है। ठीक है ना साथियों। यदि हम सामाजिक और प्रशासनिक समन्वय को देखना चाहते हैं तो हमें उज्जैनी के सम्राट विक्रमादित्य, गुप्त शासकों आदि, ये गर्दभिल्ल वंश वाला विक्रमादित्य, ठीक है साथियों, इसके बाद कौमा है, गुप्त शासकों आदि का वैभव को टटोलना होगा। विक्रमादित्य का न्याय और दरबार के नवरत्न इस बात के प्रमाण हैं कि यह भूमि विज्ञान और साहित्य, ठीक है ना साथियों,
क्या हो गया, देखिए, यह भूमि विज्ञान और साहित्य का समावेशी संगम रही है। ठीक है ना साथियों। कालिदास ने मेघदूतम में अमरकंटक और अलकापुरी का जो वर्णन किया वह आज भी साहित्यिक धरोहर हैं। वहीं गुप्तकालीन उदयगिरी गुफा स्थापत्य कला तथा खजुराहो की नक्काशी कला की पराकाष्ठा हैं। ठीक है ना साथियों। वर्तमान में महाकाल लोक विक्रम महोत्सव इसी प्राचीन गौरव को आधुनिक रंग में प्रस्तुत जीवंत उदाहरण है। ठीक है ना साथियों। जो आज हमारे पास धरोहर उपलब्ध है वह न सिर्फ प्राचीन कला को समेटे हुए है, उसके साथ साथ आधुनिक काल में भी महाकाल लोक एवं खजुराहो उत्सव विक्रमोत्सव के माध्यम से या नमस्ते ओरछा के माध्यम से जीवंत उदाहरण हैं। ठीक है। तार्किक रूप से यह युग हमारे बौद्धिक और वैज्ञानिक उत्कृष्ट का चरम उत्कृष्ट था, किंतु जहाँ फिर एक यथार्थपरक आशंका उठती है यहाँ फिर एक यथार्थपरक आशंका उठती है कि आज के तकनीकी दौर में क्या हम कालिदास जैसी साहित्यिक मौलिकता और पारामिहिर जैसी वैज्ञानिक चेतना को अपने वर्तमान शिक्षा तंत्र में पुनः जीवित कर पा रहे हैं। ये भी सोचने वाली बात है साथियों। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पैरा, साथियों निबंध आपको कैसा लग रहा है कमेंट कर जवाब देते जाएं। ठीक है। और अपने सुझाव भी प्रस्तुत कर सकते हैं। आपके सुझाव सहृदय मान्य रहेंगे, स्वीकार होंगे। ठीक है। खजुराहो के पत्रों ने जीवन कला का रूप दिखाया। खजुराहो के पत्थर ने जीवंत कला का रूप दिखाया। राजा भोज की धारा नगरी ने शिक्षा का परचम लहराया। ठीक है ना साथियों। इसी शिक्षा, एक सेकंड साथियों, इसी शिक्षा और कलात्मक चेतना के संवर्धन का कार्य, मतलब इसी शिक्षा एवं कला की चेतना के संवर्धन का कार्य मध्यकाल में परमार, चंदेल और बुंदेला शासकों ने बखूबी किया, जो वर्तमान शिक्षा तंत्र में जीवंत हैं। ठीक है ना साथियों। जो भारत का शिक्षा, जो प्राचीन कालीन शिक्षा एवं कला की चेतना थी, उसे हमारे मध्यकाल में परमार वंश, चोल वंश
परमार वंश, चंदेल वंश, चालुक्य आदि शासकों ने या बुंदेला आदि शासकों ने बखूबी किया, जो वर्तमान शिक्षा तंत्र में जीवंत हैं। परमार काल वास्तुकला एवं साहित्य का काल रहा। वहीं चंदेल शासकों ने खजुराहो के पाषाण मंदिरों में आध्यात्म और कामकला का एक संतुलित और अद्वैत दर्शन है। ठीक है, मंदिरों में, ठीक है, आध्यात्म के साथ साथ कामसूत्र का भी संतुलित वर्णन है। ठीक है ना साथियों। ओरछा के बुंदेला शासकों ने महलों और मंदिरों का भेद मिटा सा दिया। ठीक है, जो बुंदेला शासक आए उन्होंने महलों और मंदिरों का भेद मिटा सा दिया था। इसी पर ग्वालियर, अमरकंटक, कलचुरी जैसे स्थलों के स्थापत्य आज भी जीवंत उदाहरण है। ठीक है ना साथियों। मतलब हमारे जो प्राचीन स्थल आज पाए जाते हैं, चाहे वो ग्वालियर का किला देख लो, अमरकंटक के मंदिर देख लो, या कलचुरी, या अपना जो जबलपुर वाला भेड़ाघाट वाला एरिया देख लो, या इसी प्रकार के जो प्राचीन स्थल हैं वो आज भी हमारे इनके क्या हैं, जीवंत उदाहरण है। ठीक है साथियों। वर्तमान समय में खजुराहो नृत्य समारोह है ना, खजुराहो नृत्य समारोह, नमस्ते ओरछा महोत्सव दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित कर स्थानीय कला को वैश्विक पहचान दिला रहे हैं। ठीक है ना साथियों। इसके बाद नेक्स्ट यह दर्शाता है कि हमारा मध्यकाल, संपूर्ण इतिहास भी साथ में, ठीक है, केवल युद्ध का काल नहीं बल्कि कला, साहित्य और संस्कृति व जल प्रबंधन का स्वर्णिम अध्याय था। ठीक है ना साथियों। आज ही हमारे सामने बुरहानपुर का कुन्नी भंडारा या फिर रानी रूपमती महल इसके सुंदर उदाहरण है। ठीक है, चाहे तुम मदन महल देख लो, चाहे तुम यहाँ पर आज अपना बामनगढ़ उठा लो, सब इसी के जीवंत उदाहरण है। जल प्रबंधन कैसे था, जबलपुर देख लो, चाहे भोपाल का झीलों का शहर कहा जाता है, सभी इसके क्या जीवंत उदाहरण है साथियों। लेकिन क्या हमारी अमूल्य धरोहर वर्तमान में उपेक्षा, प्रदूषण, शहरीकरण एवं पश्चिमी विकृति के संकट से सुरक्षित हैं? यह हमारे लिए सोचने वाली बात है साथियों। ठीक है, इसके बाद धुंधला रहा है लौका रंग, दरक रही है प्राचीन दीवारें, यदि खो गई
यह विरासत तो कैसे सजेगी हमारी कल की बहारें। ठीक है ना साथियों, तो कैसे सजेंगी हमारी कल की बहारें। ठीक है, आज हमारे गौरवशाली इतिहास की धरोहर किले, छतरी, महल, मंदिर आदि प्रशासनिक उपेक्षा, अवैध खनन और स्थानीय अतिक्रमण आदि संकटों का सामना कर रहे या कर रही हैं। ठीक है ना साथियों। वर्तमान की रील संस्कृति और सोशल मीडिया के दौर में युवा ऐतिहासिक स्थलों पर जाकर ऐसे कृत्य कर रहे हैं जो राष्ट्रीय चेतना के पतन को दर्शाता है। ठीक है ना साथियों, हमारी जो रील संस्कृति एवं सोशल मीडिया का जो दौर चल रहा है ना, वो है आप देख ही रहे हो। ठीक है, यूनेस्को की सूची में शामिल कई स्थलों का मूल स्वरूप नष्ट हो रहा है और प्राचीन मूर्तियों की चोरी व लूट आदि घटनाएं भी चिंता बढ़ाती हैं। ठीक है ना साथियों, मतलब जो चीज़ें चल रही हैं वह हमें इस ओर सोचने पर विवश करती हैं कि क्या हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है वह आज सुरक्षित है। ठीक है ना, क्या ऐसा ही चलता रहा तो क्या हमारी मूल जो धरोहर है वो बच भी पाएंगी, यह भी हमारे लिए सोचने वाली बात है। ठीक है ना। यह एक कड़वा सच है कि हम इतिहास के गौरव की बात तो बहुत करते हैं, लेकिन व्यवहारिक धरातल पर उसे उसके संरक्षण के प्रति उदासीन दिखते हैं। तो क्या हम इस अमूल्य धरोहर को ऐसे ही नष्ट होने देंगे या इस समस्या से पार पाने के लिए कोई ठोस प्रावधान किए हैं। ठीक है, इसके बाद साथियों हम कितने नंबर के पैरा में आ गए, 7वें पैरा। मतलब साथियों देखो, जो पेज या जो ऐसे मैंने डिज़ाइन किया है साथियों, आपको तो पता है 1000 शब्द लिखना पड़ता है। 1000 शब्द में 1000 शब्द को हमने क्या 100 शब्दों के 10 पैरा में तोड़ा है। अब इन 10 पैराओं में प्रत्येक पैरा में 100 शब्द हैं। ठीक है और इन 100 शब्दों के एक पैराग्राफ को मैंने 3 से 4 सब पैराग्राफ में तोड़ा है, परंतु अधिकतम में 3 ही पैराग्राफ। एक बैलेंसिंग होता है साथियों कि जब हम छोटे छोटे पैराग्राफ में जब तोड़ते हैं तो जो कॉपी चेकर होता है उससे रीड करने में आसानी होती है। ठीक है ना, इस वजह से हम तोड़ते हैं। ठीक है, तो चलिए जी हमारा 7वां पैरा स्टार्ट होता है यहाँ से। जग उठी है सरकार, अब विरासत को बचाना है। जग उठी है सरकार, अब विरासत को बचाना है। नीतियाँ और तकनीकों से हर स्मारक को चमकाना है। ठीक है ना। चलिए तो इस स्लोगन के साथ हम आगे बढ़ते हैं। विरासत को बचाने की इस झटपटाहट का उत्तर मध्य प्रदेश सरकार की
दूरदर्शी नीतियाँ और प्रशासनिक प्रयासों में दिखाई देता है। ठीक है ना साथियों, हमारे मन में जो प्रश्न उठा था कि हम इन धरोहरों के लिए क्या कर रहे हैं, उसका समाधान हमें सरकार की दूरदर्शी नीति और प्रशासनिक प्रयासों से स्पष्ट दिखाई देता है। ठीक है ना। मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग और एएसआई के संयुक्त प्रावधान में विरासत संस्करण नीति लागू की गई है। ठीक है ना साथियों, जिसके तहत वैज्ञानिक पद्धति से उपचार कर संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है, तो हम अपनी धरोहरों को किस तरीके से बचा रहे हैं उसका यह वर्णन है। ठीक है, सरकार ने पर्यटन को अर्थव्यवस्था से जोड़ते हुए हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी क्या बनाई? हेरिटेज टूरिज्म पॉलिसी बनाई है, जिसके तहत मांडू के किलों, ग्वालियर के महल और ओरछा की छतरियों को संरक्षित कर वहाँ लाइट एंड साउंड शो शुरू किया ताकि इतिहास सजीव हो उठे। ठीक है ना साथियों, कहने का मतलब है कि भाई सरकार ने जो नीति अपनाई उससे हम अपनी जो प्राचीन संस्कृति है उसको जीवित कर रहे हैं। वर्तमान में राज्य सरकार धरोहर मित्र योजना, ठीक है ना, वर्तमान में राज्य सरकार धरोहर मित्र योजना के माध्यम से कॉरपोरेटिव घरानों को किलों को गोद लेने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। कहने का मतलब है कि साथियों, जो भारत सरकार है धरोहर मित्र योजना के माध्यम से जो हमारे देश के एलिड घराने हैं उनको बोल रहे कि आप इन स्थलों को क्या करो, गोद लो, है ना, और ऐतिहासिक संपत्तियों को हेरिटेज होटल में बदलकर उनका व्यावसायिक एवं ढांचागत विकास किया जा रहा है। ठीक है साथियों, इसी के साथ साथ सरकार क्या कर रही है, हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर स्थल हैं उनको क्या बना रही है, हेरिटेज होटल, मतलब यात्री जो हमने टूरिज्म उसके लिए प्रतीक्षालय या रुकने का स्थान बनाकर उनका व्यावसायिक एवं ढांचागत विकास भी कर रही। देखो, उनसे जो अर्निंग होगी उसी पैसे से हम उनका विकास भी करेंगे, उनका पुनर्जीवन करेंगे और उसी पैसे से हमारा आर्थिक विकास भी होगा। ठीक है ना साथी, मतलब एक साथ साथ दोनों हो जाएगा। हम जो उनके रखरखाव में जो पैसा सरकार को खर्च करना होता वह पैसा सरकार खर्च ना करके वह पैसा उन्हीं से क्या कर लेगी, प्राप्त कर लेगी। ठीक है साथियों, परंतु क्या केवल सरकारी नीतियों, कानूनों एवं बजटी आवंटन से
यह संपदा की रक्षा होगी या अन्य स्तंभ की भी आवश्यकता होगी। यह भी एक सोचने वाला पॉइंट है, यह भी एक सोचने वाली बात है साथियों। ठीक है, इसके बाद हम 8वां पैरा में आते हैं। आठवां पैरा स्टार्ट होता है। जब जन जन का हाथ लगेगा तभी तो इतिहास बचेगा। ठीक है साथियों, जब हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे तभी तो हम अपनी इस धरोहर को सुरक्षित रख पाएंगे। हर नागरिक जब रक्षक बनेगा तभी मध्य प्रदेश का मस्तक ऊंचा उठेगा। ठीक है ना साथियों। कहने का मतलब है साथियों, सरकारी प्रयासों के साथ जनभागीदारी और सामाजिक चेतना इन समस्याओं का तार्किक एवं सटीक निदान होंगे। इंदौर इसका जीवंत स्वच्छता में उदाहरण है। इसी तर्ज पर अब मध्य प्रदेश सरकार युवाओं एवं स्थानीय समुदायों को धरोहर रक्षक के रूप में तैयार किया जा रहा है या समुदायों को तैयार कर रही है। ठीक है साथियों। स्कूलों और कॉलेजों के राष्ट्रीय सेवक योजना NSS और NCC के छात्रों को ऐतिहासिक स्थलों की सफाई और गाइड के रूप में प्रशिक्षित करने की वर्तमान कड़ियाँ सराहनीय हैं। कहने का मतलब साथियों कि जो स्कूल कॉलेजों में जो NCC और NSS जो संस्थान चलती हैं उनके छात्रों को ऐतिहासिक स्थलों पर सफाई एवं गार्ड का कार्य करने के लिए किया जा रहा है, प्रशिक्षित किया जा रहा है। ठीक है। हेरिटेज वॉक प्रोग्राम नागरिकों को स्थानीय गौरवशाली धरोहर से रूबरू करा रहा है। ठीक है, जिससे अतिथि देवो भव और अपनी संपदा के प्रति महत्वत्व भाव जागृत हो रहा है। ठीक है साथियों। यह बहुआयामी दृष्टिकोण न केवल पर्यटन को सुरक्षित करता है बल्कि स्थानीय स्तर पर गाइड, हस्तशिल्प और होम स्टे के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करता है। ठीक है ना साथियों।
तो क्या इन संयुक्त प्रयासों के परिणाम धरातल पर दिखाई दे रहे हैं? सोचना होगा। या जो प्रयास सरकार कर रही है या जन भागीदारी के माध्यम से हो रहे हैं, युवाओं के जो प्रयास हैं, क्या उसके परिणाम हमें धरातल पर दिखाई दे रहे हैं? क्या उसका लाभ स्थानीय लोगों को हो रहा है? क्या सरकार को इसका लाभ मिल रहा है, या फिर सिर्फ एक दिखावा मात्र है? यह भी एक सोचने वाली बात है साथियों। ठीक है, सफलता की नई कहानी लिख रहा है अब मध्य प्रदेश हमारा। सफलता की नई कहानी लिख रहा है अब मध्य प्रदेश हमारा। वैश्विक पटल पर गूंज रहा है हमारी इस पावन माटी का नारा है। ठीक है, साथियों इस बार जो पीडीएफ जो मैंने पिक को स्कैन किया तो थोड़े सा ब्लर हो गया, तो अक्षर उतने साफ नहीं दिख रहे हैं। एक बार थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। ठीक है, या मैं जो आवाज़ बोल रहा हूँ उससे आप नोट कर लेना। मैं पीडीएफ इसका तो टेलीग्राम ग्रुप में दे दूँगा। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको कमेंट इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक है, सामूहिक प्रयासों के परिणाम अत्यंत सुखद और अद्भुत रहे हैं। हालिया वर्षों में यूनेस्को की संभावित सूचियों में ओरछा, भेड़ाघाट, ग्वालियर किला आदि को शामिल किया जाना हमारी संरक्षण नीति की वैश्विक सफलता है। ठीक है ना साथियों, यूनेस्को द्वारा ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजियम घोषित कर तानसेन की विरासत को आधुनिक सम्मान दिया है। ठीक है ना साथियों, जो हमारा यूनेस्को संगठन है उसने ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजियम या संगीत नगरी घोषित कर जिस ग्वालियर में संगीत के जन्मदाता तानसेन थे उनकी विरासत को आधुनिक सम्मान दिया है। ठीक है, वहीं चंदेरी व महेश्वर जैसे कई ऐतिहासिक स्थापत्य एवं कला को जीआई टैग के माध्यम से वैश्विक मंच में पहचान मिली है। सीएम तीर्थ दर्शन योजना का विस्तार कर ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों को जोड़ना तथा जनजाति नायकों के स्मारकों का निर्माण कर जनजाति गौरव दिवस मनाना यह सिद्ध करता है। ठीक है साथियों, जो हम अपनी धरोहर को संरक्षित कर रहे हैं या विश्व पटल पर जो हमें पहचान मिल रही है,
वह भी सरकार का प्रयास है। ठीक है ना साथियों। यह सिद्ध करता है कि हमारा इतिहास अब हाशिए पर नहीं बल्कि मुख्य धारा में है। ठीक है साथियों। यथार्थ की चुनौतियों को परास्त कर मध्य प्रदेश अपने अतीत को सहेज कर वर्तमान को संवारना जानता है। ठीक है। इन सफलताओं के साथ आने वाले समय में हमारी और क्या आकांक्षाएं हैं। ठीक है। इसके बाद साथियों अंतिम पैरा। अतीत के गौरवशाली दीपक से भविष्य का स्वर्णिम उजाला करेंगे। हम मध्य प्रदेश के वासी हैं। देश के विकास में अपना सर्वस्व अर्पण करेंगे। ठीक है साथियों। ऐसी कोटेशन साथियों आपके निबंध में क्या करती हैं, चार चांद लगाती हैं, उसमें सुंदरता लेके आती हैं। साथियों निबंध में कोटेशन के माध्यम से जो कॉपी चेकर होता है ना, उसके मन में एक अच्छा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है ना। और इसे वो पहले ही पढ़ता है, उसके बाद क्योंकि वो आपके फ्रंट पेज के टाइटल में ही होती है, उसके बाद वह आगे की चीज़ों को रीड करता है। तो यह डालना है, ज़रूरी है। यह एक औषधि है, संजीवनी बूटी है, समझे। चलिए फिर समस्याओं के यथार्थ से समाधान के आदर्श की ओर बढ़ती यह यात्रा समस्या के समाधान से समस्याओं के यथार्थ से समाधान की ओर समाधान के आदर्श की ओर बढ़ती यह यात्रा बताती है कि मध्य प्रदेश का इतिहास केवल पत्थरों और किताबों में दफन कोई मृत कथा नहीं है। ठीक है साथियों। बल्कि यह हमारी रगों में दौड़ता हुआ जीवंत रक्त है। ठीक है ना। हमारी जो इतिहास की धरोहर है या जो हमारा आदिम संस्कृति है, वह केवल पत्रों एवं किताबों पर दफन कोई मृत कथा नहीं है, कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। वह जीवंत है, जो आज भी हमारे रगों में दौड़ रही है। ठीक है। प्राग ऐतिहासिक भीमबेटका से शुरू होकर सांची का शांति संदेश, भोज की विद्युत्ता, वीरांगनाओं के बलिदान से गुजरती यह धारा आज के आधुनिक एवं आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के निर्माण का जीवंत एवं वैचारिक ईंधन बन चुकी है। ठीक है ना साथियों। याद रखना, जो हमारी प्राचीन परंपरा है वह आज मध्य प्रदेश के निर्माण में एक ईंधन के रूप में कार्य कर रही है। ठीक है ना।
वर्तमान में हम एक ऐसे स्वप्नशील मध्य प्रदेश की वर्तमान में हम एक ऐसे स्वप्नशील मध्य प्रदेश की कल्पना करते हैं जो अपनी प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को धारण कर आधुनिक तकनीक की दौड़ में देश का नेतृत्व करेगा। ठीक है, अतीत की गौरव गाथा और वर्तमान के अडिग संकल्पों के साथ हमारा वैश्विक क्षितिज पर क्या है, हमारा मध्य प्रदेश वैश्विक क्षितिज पर हमेशा ध्रुव तारे की भांति जगमगाता रहेगा और अपनी संस्कृति की खुशबू से, ठीक है ना साथियों, अपनी संस्कृति की खुशबू से पूरे विश्व को महकाता रहेगा। ठीक है साथियों, इस तरीके से एक आदर्श आशावादी समापन करना है। ठीक है साथियों, इस तरीके से साथियों यह हमारा आज का निबंध समाप्त होता है पूरे 10 पैराग्राफ में, जो था हमारा मध्य प्रदेश का गौरवशाली इतिहास। ठीक है ना साथियों, तो जैसा कि साथियों हम लगातार अपने निबंध की क्लास ले रहे हैं, इसी श्रृंखला में जो हमारी आज की 8वीं क्लास और 7वां निबंध था। ठीक है साथियों, यह हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है सफलता IQ@PKY। इस हमारे प्लेटफॉर्म में GK GS और मैथ, साथियों मैं 10th तक की मैथ्स आपको हमारे प्लेटफॉर्म में पूर्णतः फ्री मिलेगी। इसके साथ साथ हमारे जो अन्य चीज़ आपको जो अवेलेबल होगी, इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जाएंगे, आपके ट्रिक एवं सिनॉप्सिस बनवाए जाएंगे। ठीक है ना, इसके बाद में करंट अफेयर की क्लास ली जाएगी। ठीक है, और भी जो भी कुछ सुविधाएं वो सब आपको हमारे प्लेटफॉर्म में बता दी गई हैं। ये हमारा प्लेटफॉर्म है साथियों, उसमें आपको यह सुविधाएं अवेलेबल होंगी। देखिए है ना, आप इसे एक बार रीड कर लीजिए। ठीक है, आने वाले समय में साथियों जैसा कि मैनेजमेंट होते जा रहा है, धीरे धीरे सुविधाएं हम जुटाते जा रहे हैं और हम अपने प्रयास को और आगे बढ़ाते जा रहे हैं। ठीक है साथियों, आप भी समझदार हो, एजुकेटेड हो, इतना तो आप भी समझते हो कि संसाधनों को जुटाने में थोड़ा सा वित्त भी लगता है साथियों, तो अपना सहयोग बनाए रखें। और साथियों अगर मेरे द्वारा किया गया प्रयास आपकी सफलता में सार्थक है तो साथियों अपना सहयोग बनाए रखें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तथा आपकी जो भी और सुझाव हैं या जो भी विचार विमर्श हैं वो कमेंट पर के माध्यम से मुझे सूचित करें, सहृदय स्वीकार होंगे। साथियों इसी प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथियों यह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है और जो हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है। ठीक है साथियों, इसी प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए अपना सहयोग बनाए रखें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है साथियों, तो ठीक है फिर मिलते हैं, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ठीक है साथियों, सब खैर, मिलते हैं फिर आगे।